नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने अर्थशास्त्र 11th के किताब अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह का भाग 1 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आंकड़ों का संग्रह हम किसी भी तथ्य को ठोस और स्पष्ट रूप से जानने के लिए उनके साक्ष्यों को जुटाते हैं। आंकड़ा कहने का अर्थ क्या है कि आंकड़ा कहने का तो संख्यात्मक परिचय, कि किसी भी वस्तु का संख्यात्मक परिचय क्या है। कि आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश में बहुत उतार चढ़ाव के बाद 1991 में हमारे देश के खाद्यान्नों का उत्पादन 176 मिलियन टन था, जो बढ़कर 1996-97 में 199 मिलियन टन हो गया, जो कि बाद में गिरावट आकर 1999 में 192 टन हो गया, 192 मिलियन टन हो गया। और बाद में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से 2004-05 में 212 मिलियन टन हो गया। तो ये जितना भी जो हम संख्यात्मक रचना सुनते हैं कि इस साल में इतना, इस साल में इतना, इस साल में इतना, तो उससे हम क्या चीज़ करते हैं, चरों से स्पष्ट करते हैं कि किस वर्ष में कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ, किस वर्ष में क्या उत्पादन हुआ, किस वर्ष में क्या उत्पादन हुआ। इसको चर से कहते हैं। जैसे कहते हैं कि एक्स वर्षों का चर है, जबकि वाई किसी भी अनाज का या किसी भी खाद्यान्न का चर है। तो एक्स वाई जेड करके इस चरों को हम मानते हैं। आंकड़ों का स्रोत क्या होता है, कि आंकड़ा कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो इसे दो तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, एक तो प्राथमिक आंकड़े और दूसरा द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या है कि हम खुद जाके जिसके बारे में पता करें, स्पष्ट रूप से फेस टू फेस उससे बात करें। जैसे सोचिए कि आपके स्कूल में, विद्यालय में अगर ये पता करना हो कि स्कूल में शिक्षा जो पढ़ाई हो रही है उसको सुधारने के लिए सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना जरूरी है, या कौन ध्यान देगा तो शिक्षा नीति या शिक्षा का व्यवस्था सुधर सकता है। विद्यार्थी ध्यान देंगे तब, शिक्षक ध्यान देंगे तब, सरकार ध्यान देगी तब, या बच्चों के गार्जियन ध्यान देंगे तब। तो ये जानने के लिए हम एक एक बच्चे से अगर इस बात में पूछें और उसका एक डिटेल बनाएं और उसका एक रिपोर्ट बना के हम जारी करें कि हाँ ये कारण है, या बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये सुधार हो जाएगा तो हमारे स्कूल में शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। तो इसको जब हम प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। और उसका एक रिपोर्ट बना के हम जमा कर दिए, और किसी को उसी तरह का कोई शोध करना हुआ तो वो हमारे रिपोर्ट से अगर उसका जानकारी प्राप्त करेगा तो वो उसके लिए वो रिपोर्ट क्या हो जाएगा, द्वितीय आंकड़े हो जाएंगे। जैसे किसी अर्थशास्त्री ने किसी किताब में कुछ लिख दिया, सरकार ने किसी रिपोर्ट में कुछ जारी कर दिया, किसी पेपर में कोई सूचना जारी कर दिया गया, तो उसके अनुसार हम बोलते हैं कि इस किताब के अनुसार, इस आंकड़े के अनुसार, 1971 के आंकड़े के अनुसार। तो वो आंकड़ा जब हम बताते हैं, दूसरे आंकड़ा जो प्रत्यक्ष रूप से हमने किया, किसी रिपोर्ट से ले लिए हैं, किसी किताब से ले लिए हैं, किसी मैगजीन से ले लिए हैं, तो उसको बोलते हैं द्वितीय आंकड़े। कि आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं, तो आंकड़े संग्रहित करने के लिए हम करते हैं सर्वेक्षण। सर्वेक्षण में क्या करते हैं कि हम जाते हैं, जैसे हम जब जनगणना होती है तो एक सर्वेक्षण किया जाता है, घर घर जाकर लोग कुछ सवाल पूछते हैं। क्या होता है कि प्रश्नावली से हम सर्वेक्षण कर सकते हैं, चाहे साक्षात्कार से। प्रश्नावली की एक प्रश्न बना लिया जाता है, एक लिस्ट बना लिया जाता है, उससे आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप घर में कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ प्रश्नावली बनाया जाता है। और साक्षात्कार में तो जो आप देखते हैं टीवी पर रिपोर्ट जारी किया जाता है, साक्षात्कार लेते जाता है। तो जब वो प्रश्न बनाते हैं, जब हमको किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट जारी करना होगा एज ए स्टूडेंट, जब किसी को एक रिपोर्ट जारी करना होगा तो वो किस बात पर ध्यान देंगे, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि प्रश्नावली बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि 50 सवाल बना दिए, 100 सवाल बना दिए। 100 सवाल बना देंगे तो जवाब देने वाले उब जाएंगे। और वो कुछ लिमिटेड होना चाहिए, 10-15 सवाल में आपका जो भी शोध करना है उन सबको स्पष्ट रूप से वहाँ पे आप लिख दीजिए एक सवाल के रूप में। दूसरा क्या कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाइए, कि सवाल पहले आसान पूछिए। जैसे पता करना है कि इस गांव की आबादी कितनी है और कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सबसे पहले जाएंगे तो किसी आदमी से क्या पूछेंगे कि गांव की आबादी कितनी है बताइए। सबसे पहले हम जाएंगे तो पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, ऐसे आपके गांव में कितने घर हैं, आपके गांव में जितने भी घर हैं उनके कितने सदस्य शिक्षित हैं, आपके गाँव की आबादी कितनी है, कितने प्रतिशत लोग किसान हैं। ऐसा करके प्रश्न सामान्य से विशिष्ट की ओर
लेके जाते हैं, तब जाके जवाब देने वाले हमारे सामने खुलते हैं। एक बैग किसी से जाके सवाल पूछेंगे, हम अगर सर्वे करने जाएंगे किसी गांव में, तो एक बैग जाकर सवाल पूछेंगे, हो सकता है कुछ आदमी जवाब ही ना दे, या हमसे कन्नी काट ले, या हमारे सवाल का जवाब ही वो ना दे पाए। एक बैग उससे पूछेंगे तो कुछ आसान सवाल से शुरू करते हैं। प्रश्न यथार्थ एवं स्पष्ट होना चाहिए। यथातथ या स्पष्ट मतलब सवाल उसको समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है। अब इतना हम कठिन शब्द का प्रयोग करने लगे, उससे पूछे कि हाँ अगर आपको ये चीज़ दिए जाए तो क्या आप तटस्थ रहेंगे, ऐसा सवाल पूछा जाए कि क्या आप अस्पष्ट रूप से इस बात को नहीं बता सकते हैं, आप में सर्वेक्षण के बारे में आप अपने त्रुटियों को कैसे समाप्त करेंगे। मतलब शब्द का ऐसा संग्रह होना चाहिए कि स्पष्ट रूप से वो समझ जाए। बात ये नहीं है कि हम सर्वेक्षण कर रहे हैं तो सवाल जो लिखा गया है उसको समझा के लिखना होगा, कि अगर हम किसी को लिस्ट दे दें, प्रश्न पहुंचा दें, तो वो उसका आंसर लिखे तो अपने आप उसको समझ जाए, ऐसा सवाल होना चाहिए। फिर क्या है कि प्रश्न अनेकार्थक या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, कि सवाल में अनेक अर्थ नहीं निकले, कि अच्छा बताइए कि देश में हमारे किन नेताओं को आप चाहते हैं कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। आप कैसे समझते हैं कि कैसे लोगों का संग्रह, कैसे लोगों का समूह हो कि हमारे देश का विकास हो सकता है। या किसी को पूछे कि भारतीय टीम में किन किन खिलाड़ियों को आप पसंद करते हैं। मतलब अनेकार्थक होना चाहिए कि एक जवाब वो नहीं दे पाए, आप चार उससे पूछा जाए ऐसा सवाल कि वो देश विदेश किसी के बारे में बताने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल एकदम स्पष्ट और पॉइंट टू होना चाहिए, कि जो बात जानना चाहते हैं वही उसके बारे में वो बताए। अगला कि प्रश्न दोहरा नकारात्मक नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि प्रश्न शुरू करें क्या आप नहीं, कि क्या आप चाय पीना नहीं चाहते हैं, क्या आप देश के विकास में अपना सहयोग देना नहीं चाहते। मतलब नकारात्मक नहीं होना चाहिए और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, कि लोग को ये पता ना चले कि क्या पूछ रहा है। हर बात में नकारात्मक जैसे ही सवाल पूछेंगे तो हो सकता है जवाब वो नकारात्मक दे दे। तो सवाल एकदम सही स्पष्ट पूछना चाहिए कि क्या आप देश के लिए सहयोग करना चाहते हैं, कि आप अपने देश के लिए क्या सहयोग करना चाहते हैं, ऐसा सवाल होना चाहिए। सवाल में क्या या नहीं ये सब नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे कि जाओ स्पष्ट हम बोले या नहीं बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सवाल क्या होना चाहिए कि संकेत प्रश्न नहीं होने चाहिए, कि ऐसा नहीं कि पहले ही उसको संकेत दे दिया जाए, कि आप कोई महिला है तो उसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप पढ़ाई करने के बाद गृहिणी बनना चाहेंगे कि नौकरी करना चाहेंगे, कि पहले ही उसे संकेत मिल जाए कि ना हम गृहिणी बनना नहीं चाहेंगे, हम नौकरी करना चाहेंगे। चाहे वो ये ना कह दे कि नौकरी नहीं करना चाहेंगे, गृहिणी बनना चाहेंगे। संकेत नहीं पहले ही दे देना है उसे, मतलब पहले ही उसको लिमिटेड नहीं कर देना है कि हाँ ये आपको करना है। उसके बाद प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं निकलना चाहिए, कि ऐसा नहीं हो कि अगर चाय का मूल्य बढ़ जाता है तो क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, ऐसा सवाल नहीं चाहिए। अगर चाय का मूल्य बढ़ जाता है तो आप क्या पीना पसंद करेंगे, तो वो हो सकता है कि वो कुछ पीना पसंद ही नहीं करे, चाय छोड़ ही दे, या किसी तरह का कोई पेय पदार्थ का वो प्रयोग न करें। तो हम उसको पहले ही से अगर वो संकेत दे देंगे कि आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, दूध पीना पसंद करेंगे, कि जूस पीना पसंद करेंगे, तो पहले ही उसके पास तो ऑप्शन हो जाएगा, तो वो अपने मन से क्या बताएगा, है ना। और प्रश्न क्या होता है कि द्विविधि होता है, ये प्रश्न द्विविधि हो सकता है, कि ऐसा सवाल हम पूछ सकते हैं जिसका जवाब हाँ या नो में दिया जा सकता है। कि क्या आप बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, तो जवाब हाँ या नो में हो सकता है। कि क्या आप चाहते हैं कि आपके गांव का सड़क और ज़्यादा सुगम हो जाए, और ज़्यादा अच्छा बन जाए। कि आप चाहते हैं कि गांव में जब खेती बाड़ी की जाती है तो सिंचाई की व्यवस्था बहुत सुगमता से दे दी जाए, सरकार को ये व्यवस्था करने। तो हाँ या नो में अगर किसी सवाल का जवाब देते हैं तो उसको द्विविधि कहते हैं। और बहुविकल्पिक तो आप जानते ही हैं कि जितना भी आप प्रश्न पूछते हैं उसका अगर 4 विकल्प या 4 से अधिक विकल्प होता है तो उसे बहुविकल्पिक कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुविकल्प में हम उसको बांध देते हैं, कि 4 विकल्प दे दिए तो आपको इसी में से चुनना है, 4 विकल्प में से वैसे बांध देते। तो क्या करना चाहिए कि जब हम प्रश्न सर्वेक्षण करने के लिए पूछते हैं तो एक ऑप्शन ये भी देना चाहिए कि अन्य, कि आप इसके अलावा भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन उससे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम सर्वे किसी चीज़ का कर रहे हैं, हमें जानना है कि लोगों के गरीबी का क्या कारण है, तो हम उसको रिपोर्ट कैसे जारी करेंगे। अगर हमको 10 आदमी 10 तरह का बात कह देगा तो हम उसको रिपोर्ट कैसे जारी करेंगे। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वैकल्पिक प्रश्न में 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन देते हैं। तो ऐसे करके हम प्रश्न बनाते हैं। या एक
स्टूडेंट के तौर पे आपको हर चीज़ का, एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी को हमेशा रचनात्मक होना चाहिए, सोच ऐसा रखना चाहिए कि हम किसी भी तरह के समस्या को बताएं तो उसके समाधान को भी निकालने का कोशिश करें कि कैसे हम किसी समस्या के समाधान को निकाल सकते हैं। कि बहुत सी समस्याएं हैं हमारे देश में, समस्याओं की कमी नहीं है। समस्या आप अपने घर से उठा सकते हैं कि अगर आपके घर में समस्या है तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे। तो पहले तो समस्या के जड़ में जाइए कि समस्या कहाँ से आया, और तब जाकर उसके समाधान के बारे में हम उसको सोचते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि प्रश्न बनाने में ही हम ऐसा नियम से प्रश्न को बनाते हैं कि जो प्रश्न जब हम किसी से पूछें तो आसानी से उसका जवाब हमें मिल जाए, और हम अपने जो भी रिपोर्ट जारी करना है या जो भी हम सर्वे कर रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से हम अपना रिपोर्ट जारी कर पाएँ। तो ये होता है आंकड़ों को संग्रहित करना और प्रश्न बनाने का तरीका। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। हम देखते हैं अगले वीडियो में फिर हम आंकड़े कैसे संग्रहित करेंगे, किस किस तरह से उसके पता कर सकते हैं, फिर क्या होता है, जनगणना कैसे की जाती है, ये सब के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या जानकारी चाहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।